इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं किसी वेव के लिए, जैसे साउंड वेव, लाइट वेव या हीट रेडिएशन। इन सबों के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम ये इमेजिन करें कि किसी पर्सन के सामने कोई टॉर्च लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है, तो वो पर्सन एक्सपीरियंस करेगा लाइट की इंटेंसिटी। अगर उस टॉर्च और पर्सन के बीच के डिस्टेंस को हम कम कर दें तो पर्सन ज़्यादा इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा दें तो पर्सन कम इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है। कंसीडर करते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट जैसे लाइट बल्ब, और इस लाइट बल्ब से एनर्जी इमिट हो रहा है। तो इसका पूरा एनर्जी, अगर मान लेते हैं कि इस बल्ब का पूरा एनर्जी सभी डायरेक्शन में इंसिडेंट या इमर्ज हो रहा है। अब एक सरफेस कंसीडर करते हैं, तो इस सरफेस पर इस बल्ब का कुछ एनर्जी इंसिडेंट होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी है। अगर बल्ब को हम इसके नज़दीक ले जाएं तो ज़्यादा लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर बल्ब और सरफेस के बीच गैप को हम बड़ा कर दें तो इस पर कम एनर्जी इंसिडेंट होगा या कम पावर इंसिडेंट होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर इंटेंसिटी कम जाएगी। इसी तरह से इमेजिन करते हैं एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, या सोर्स ऑफ लाइट स्फेरिकल होना चाहिए जो बहुत ही छोटा साइज का हो। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव या लाइट इमर्ज होगा या इमिट करेगा वो हर डायरेक्शन में इमिट करेगा। इसका मान लेते हैं पावर है P। इस सोर्स का पावर मान लेते हैं P है। तो इसका पावर सभी डायरेक्शन में इंसिडेंट और इमर्ज हो रहा है। अगर कोई हम सरफेस कंसीडर करें, स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, तो इस स्फेरिकल सरफेस पे इस सोर्स का पूरा पावर इंसिडेंट हो रहा है। अगर हम सरफेस बड़ा सोचें तो उतना ही पावर उस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन एरिया बढ़ गया। तो जैसे हम सरफेस बड़ा सोचेंगे तो हम समझेंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट का कम हो जाएगा। इस सरफेस पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बड़े सरफेस पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पावर दोनों सरफेस पे जो इंसिडेंट हो रहा है वो सेम है, लेकिन एरिया बड़ा है। तो जब बड़ा एरिया होगा तो इंटेंसिटी कम होगा। तो हम लोग इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो किसी भी सोर्स का अपना एक फिक्स्ड पावर मान लेते हैं P है, और वो किसी सरफेस एरिया पर इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मली ए सरफेस एरिया पर इंसिडेंट हो रहा है, तो सरफेस एरिया के लिए हम लोग इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे पावर बाई एरिया, पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया को ही बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का रिलेशन है एरिया से और पावर से। अगर पावर ज़्यादा है किसी सोर्स का तो किसी सरफेस पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर पावर कम है तो इंटेंसिटी कम होगी। फॉर ए गिवन पावर अगर सरफेस एरिया बड़ा होता है तो इंटेंसिटी कम होगा। इसलिए डिफरेंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, वो हम लोग अब समझ सकते हैं। तो इंटेंसिटी को समझ लेना है। इंटेंसिटी का मतलब पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग बोल सकते हैं पावर। यानी कि इंटेंसिटी का मतलब है पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया।
पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया को हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कुछ पावर इंसिडेंट हुआ, तो हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी कितना होगा, पावर इंसिडेंट बाय एरिया ऑफ द सरफेस। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है? इंटेंसिटी का यूनिट हम लोग एसआई सिस्टम में बोल सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी होगा पावर का होता है वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, वाट एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि 50 वाट पावर वाला कोई सोर्स है, 50 वाट पावर है किसी सोर्स का, और उस पावर को अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट कराया जाए सभी जगह एक जैसा यूनिफॉर्मली, और मान लेते हैं उसका सरफेस एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो वहां पर इंटेंसिटी हो जाएगा पावर बाय एरिया, यानी 25 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो किसी वेव के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं पावर, तो पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, जिसको किसी रूम के अंदर में ऑन कर दिया गया। मान लेते हैं वो रूम स्फेरिकल शेप का है, तो इस बल्ब का एनर्जी इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा, सभी डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा। तो हर जगह पर हम डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी। अगर बल्ब का पावर मान लेते हैं P है, तो पूरा P पावर इस पूरे सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जो होगा ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ लाइट, वो होगा पावर ऑफ द सोर्स बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। तो अगर मान लेते हैं इसका रेडियस r है स्फीयर का, तो पावर इंसिडेंट होगा एरिया 4 पाई r स्क्वायर पर। तो इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट या पूरे सरफेस पे जो इंसिडेंट हो रहा है वो होगा पावर बाय 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम इस सरफेस के रेडियस को बढ़ा दें तो सेम पावर इंसिडेंट होगा, क्योंकि सोर्स का पावर तो वही है, सोर्स वही है, पावर भी सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर इंटेंसिटी लेस एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये सभी जगह पर इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा पावर सेम पहुंचेगा पूरे सरफेस पर, लेकिन एरिया बढ़ने से इंटेंसिटी कम होता जाएगा। जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा इंटेंसिटी कम होता जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है सोर्स के डिस्टेंस पे। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। कंसीडर अ सोर्स of power kept inside a spherical surface. इसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर में हम एक कंसीडर करते हैं पावर सोर्स जो पावर इमिट कर रहा है। तो इस सोर्स का जो पावर है वो पूरे सरफेस पर इक्वली इंसिडेंट होगा, क्योंकि ये सोर्स पावर इमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में, तो इसका पूरा पावर इस पूरे सरफेस पर इंसिडेंट होगा। तो अगर किसी सोर्स को हम पॉइंट सोर्स को किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर में रखेंगे तो इस सोर्स का पूरा पावर इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा।
क्योंकि पूरे सरफेस पर हर जगह पर पावर सेम अमाउंट में इंसिडेंट हो रहा है, तो सभी पॉइंट पर इंटेंसिटी भी सेम होगा। इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स किस तरह से वेरी करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी होता है पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। अगर मान लेते हैं सोर्स का पावर P है, तो पावर तो फिक्स्ड है, पावर P है और रेडियस ऑफ द स्फीयर R है, तो पूरा सरफेस एरिया इस स्फेरिकल सरफेस का हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इस सरफेस पर किसी पॉइंट का होगा I इक्वल्स टू पावर ऑफ द सोर्स बाई एरिया 4 पाई R स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी स्फीयर के सरफेस के रेडियस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर सोर्स का पावर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और अगर हम स्फेरिकल सरफेस बढ़ा लेते हैं तो इंटेंसिटी कम होगा। अगर हम बड़ा स्फीयर कंसीडर करें तो पावर जितना इसका है उतना ही पावर इस पूरे सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन सरफेस एरिया बड़ा हो गया, तो सरफेस एरिया जब बड़ा हो जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर लेस इंटेंसिटी होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होता जाएगा। तो अब हम बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी डिस्टेंस बढ़ने के साथ किस तरह से डिपेंड करेगा। किसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके चलते R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होगा। पॉइंट सोर्स अगर इमिट कर रहा है कांस्टेंट पावर, मान लेते हैं पावर P है, तो R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी। R डिस्टेंस जितना भी पॉइंट है सभी को कंसीडर करेंगे तो बन जाएगा स्फेरिकल सरफेस। तो इस सोर्स का पूरा पावर इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ भी बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इक्वल्स टू पावर ऑफ द सोर्स बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, और टोटल एरिया है 4 पाई R स्क्वायर। यानी कि इंटेंसिटी डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर इस तरह से, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगा। अगर हम इस पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी यहाँ पर कम होगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स का मतलब क्या है? सिलिंड्रिकल सोर्स। सिलिंड्रिकल सोर्स जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब या कोई भी सोर्स जिसका लेंथ उसके बाकी डायमेंशन से काफ़ी बड़ा हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर सोर्स। तो कोई लीनियर सोर्स अगर कंसीडर करते हैं तो उसके चलते इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा। मान लेते हैं एक सिलिंड्रिकल सोर्स या लीनियर सोर्स है, तो उससे जो एनर्जी या पावर रेडिएट या इमिट होगा वो हर डायरेक्शन में होगा, और वो कैसे सरफेस पर यूनिफॉर्मली इंसिडेंट होगा। तो किसी भी लीनियर सोर्स के चलते ऐसा सरफेस सोचना है जिस पर इसका पावर यूनिफॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो वो सरफेस हो सकता है सिलिंड्रिकल सरफेस। अगर हम स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करेंगे तो हर पॉइंट पर इसका पावर या एनर्जी इंसिडेंट यूनिफॉर्मली नहीं होगा, तो इंटेंसिटी कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। उस केस में कैलकुलेट किया जा सकता है लेकिन आसानी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसके चारों ओर सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं तो सिलेंडर के हर सरफेस पर एनर्जी और पावर यूनिफॉर्मली इंसिडेंट होगा। अगर इसका लेंथ बड़ा मान लें तो हम लोग इनिशियली ये मान के चलेंगे कि कोई बड़े लेंथ वाला कोई लीनियर सोर्स है, तो बहुत बड़े लेंथ वाला लीनियर सोर्स है और इससे एनर्जी और पावर इमिट हो रहा है। तो पावर और एनर्जी जो इमिट होगा वो हर डायरेक्शन में इमिट होगा, और
उसके चारों ओर अगर हम कोई सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि कोई सिलिंड्रिकल सरफेस इस तरह से इसके चारों ओर इमेजिन किया गया, तो इसका पावर इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है और हर पॉइंट पर पावर का इंसिडेंस होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि ये सोर्स जो लीनियर सोर्स है वो लंबे साइज का है। सोर्स ऑफ वेव इज लॉन्ग, तो बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पर पावर यूनिफॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी भी सेम होगा, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी भी सेम होगा। तो लीनियर सोर्स के चारों ओर सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन किए, तो सिलिंड्रिकल सरफेस के राउंड सरफेस पे हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगा और हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी कितना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि सोर्स से पॉइंट की दूरी r है, तो इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं इतने पोर्शन का पावर P है, ये पावर सिलेंडर के राउंड सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो राउंड सरफेस का एरिया कितना होगा। मान लेते हैं सिलेंडर का लेंथ L है, तो राउंड सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई RL। सिलेंडर के राउंड सरफेस का एरिया 2 पाई RL। लेंथ L है सिलेंडर का और रेडियस सिलेंडर का R है, तो सरफेस राउंड सरफेस का एरिया 2 पाई RL और लेंथ तो फिक्स्ड है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ किस तरह से डिपेंड कर रहा है। पावर ऑफ द सोर्स इज फिक्स्ड, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज फिक्स्ड, तो बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी वेरीज एज इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, या बोल सकते हैं इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो किसी भी लीनियर सोर्स के चलते जो इंटेंसिटी होगा किसी पॉइंट पर, वो डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर कोई लीनियर सोर्स है तो डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी घट रहा है। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स में देखे थे कि इंटेंसिटी 1 बाई R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1 बाई R के प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके चलते इंटेंसिटी में वेरिएशन, और लीनियर सोर्स है उसके चलते इंटेंसिटी में वेरिएशन किसमें ज्यादा होगा। तो पॉइंट सोर्स चलते इंटेंसिटी डिस्टेंस बढ़ने पर तेजी से घटेगा, उसमें भी घटे, सिलिंड्रिकल सोर्स में भी घटेगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं घटेगा। तो ये दोनों तरह का सोर्स है, एक सिलिंड्रिकल सोर्स और एक पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स, दोनों में इंटेंसिटी वेरिएशन डिस्टेंस के साथ होगा। इस तरह से कि सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R और किसी पॉइंट सोर्स के चलते R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। डिस्टेंट सोर्स यानी कि सोर्स एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल सन अर्थ के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये माना जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंट सोर्स से जो वेव निकलेगा उसका इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ किस तरह से डिपेंड करेगा। तो सन से जो वेव निकल रहा है, सन के नजदीक वाले पॉइंट के लिए उस वेव का शेप स्फेरिकल होगा, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्फेरिकल वेव का रेडियस भी बढ़ता जाएगा। और क्योंकि अर्थ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसलिए अर्थ पे जो स्फेरिकल वेव पहुंचेगा उसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट रेडियस वाले स्फीयर का मतलब प्लेन। तो जैसे जैसे ये वेव आगे प्रोपेगेट करेगा उसका प्लेनर शेप बढ़ता जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यही स्फेरिकल वेव हो जाएगा प्लेन वेव। और इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम बोल सकते हैं कि जो सोर्स का वेव होगा वो प्लेन वेव हो जाएगा, और क्योंकि अब इस अर्थ पे डिस्टेंस अगर थोड़ा बहुत वेरी करते हैं तो उसके लिए सन का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई डिस्टेंट सोर्स है
तो उसकी इंटेंसिटी हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड भी रहेगा कांस्टेंट। तो अगर कोई डिस्टेंट सोर्स है तो उससे निकलने वाला वेव होगा प्लेनर वेव, और प्लेनर वेव का एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये रहेगा कांस्टेंट। तो इस तरह से देख सकते हैं कि तीन तरह का वेव है तीन सोर्स से, एक पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स से स्फेरिकल वेव, लीनियर सोर्स या सिलिंड्रिकल सोर्स से सिलिंड्रिकल वेव, या डिस्टेंट सोर्स या सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्लेनर वेव। तो स्फेरिकल वेव का एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिलिंड्रिकल वेव का एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है 1/√r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंट सोर्स का वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करता है। ये हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन इस तरह का है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो डिफरेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करेगा। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो डिस्टेंस r के चलते डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी इसका डिपेंड करेगा 1/r² के प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है या स्फेरिकल सोर्स है तो उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर इस तरह से। और इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसलिए बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट सोर्स से जो वेव निकल रहा है एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव निकल रहा है स्फेरिकल वेव, तो स्फेरिकल वेव का एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्फेरिकल सोर्स का एम्पलीट्यूड इस तरह से डिपेंड करेगा, पॉइंट सोर्स से इमिट होगा स्फेरिकल सोर्स, और स्फेरिकल सोर्स का इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे बढ़ने पे घटेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। इस तरह से देख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल वेव का एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो किसी सिलिंड्रिकल वेव, किसी सिलिंड्रिकल सोर्स से जो वेव निकल रहा है वो सिलिंड्रिकल वेव है, उसका वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल है, और इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ डिपेंड करता है इस तरह से, और इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो किसी भी सिलिंड्रिकल वेव का एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे इस तरह से डिपेंड करता है। इंटेंसिटी किसी वेव का डिपेंड करता है वेव के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई वेव है और इसका एम्पलीट्यूड a है और फ्रीक्वेंसी f है, एम्पलीट्यूड a और फ्रीक्वेंसी f। अगर कोई दूसरा वेव लेते हैं जिसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि डबल कर दिए,
लेकिन ग्राफ से हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो केवल एम्पलीट्यूड को a से कर दिया गया 2a, while फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो अगर इस वेव की इंटेंसिटी I होगी तो एम्पलीट्यूड डबल करने पर इंटेंसिटी कितना टाइम्स हो जाएगा? तो क्योंकि जानते हैं इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड को अगर डबल करेंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स, तो इंटेंसिटी हो जाएगा 4I। तो इस वेव की अगर इंटेंसिटी I है तो इसकी इंटेंसिटी 4I होगी। इसी तरह से अगर हम दोनों को वैरी कर दें, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दें, ट्वाइस कर दें और फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स कर दें, तो इंटेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है इस तरह से। तो एम्पलीट्यूड को डबल करने से ये 4 टाइम्स और इसको डबल करने से 3 टाइम्स करने से ये 9 टाइम्स, तो इंटेंसिटी हो जाएगा 36 टाइम्स। अगर मान लेते हैं कि कोई वेव इस तरह से है, और कोई दूसरा वेव इस तरह से है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रखा गया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक का हाफ हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी, अगर रेड वाले का फ्रीक्वेंसी f है तो ब्लैक वाले का फ्रीक्वेंसी 2f होगा। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एक का इंटेंसिटी अगर I है और फ्रीक्वेंसी जिसका डबल है उसका फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर इसका इंटेंसिटी I है तो इसका इंटेंसिटी 4I होगा। तो इस तरह से इंटेंसिटी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे।